बायोकेमिस्ट्री का 7वां लेक्चर है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इसका इंपॉर्टेंस या महत्व क्या होता है, ठीक है, इसका क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण। इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे अमीनो एसिड्स के बारे में, ठीक है, अमीनो एसिड्स की संरचना जो है, स्ट्रक्चर किस तरह से होती है, उनका टाइट्रेशन किस तरह से कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, और अमीनो एसिड का ज्विटर आयन नेचर क्या होता है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग जो प्रोटीन्स है उसका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब उसकी संरचना के कितने लेवल्स होते हैं, कितने स्तर होते हैं, उनके बारे में इस लेक्चर के अंदर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अपने इसको शुरू करते हैं अभी। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटीन या प्रोटीन का महत्व, ठीक है। तो प्रोटीन जो है उसका क्या महत्व है हमारे लिए। तो जैसे सबसे पहला आपको दिख रहा होगा सुरक्षात्मक संरचनाएं या प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो एनिमल्स के अंदर बहुत सारी सुरक्षात्मक या प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर्स का जो निर्माण है वो प्रोटीन के द्वारा होता है, ठीक है। जैसे आपको पता होगा जंतुओं के अंदर, जैसे अपने अंदर जो नाखून है अपने या अपने जो बाल हैं, ठीक है, वो किसके बने होते हैं भाई, केराटिन प्रोटीन के बने हुए होते हैं, ठीक है। अगर हम पशुओं की बात करें तो जैसे उनके सींग हैं, ठीक है, या बर्ड्स के अंदर जो पंख हैं, ठीक है, या शल्क हैं रेप्टाइल्स के अंदर, तो ये सारे के सारे किसके बने होते हैं, केराटिन के बने होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं अभी, जो आउटर एनवायरनमेंट के अंदर जो भी चेंजेस होते हैं या परिवर्तन होते हैं बाह्य वातावरण के अंदर, ठीक है, वातावरण से संबंधित, ठीक है, तापमान से संबंधित हो सकते हैं, ठीक है, या ह्यूमिडिटी आर्द्रता से संबंधित हो सकते हैं, ठीक है, तो उससे हमें ये सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसके अलावा आपने सुना होगा भी रेशम कीट का नाम, ठीक है ना, सिल्क वर्म बोल देते हैं इसको, ठीक है। तो सिल्क वर्म का साइंटिफिक नेम क्या है, बॉम्बिक्स मोराई, ठीक है। ये क्या करता है अभी, रेशम तंतुओं का निर्माण करता है, ठीक है, कोकून बनाता है ये। और किस पौधे के ऊपर बनाता है, ये बनाता है शहतूत के पौधे पर, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मोरस एल्बा, ठीक है, बॉटनिकल नेम क्या है उसका, मोरस एल्बा। तो शहतूत के पौधे पर ये क्या करता है अभी, रेशम कीट कोकून अवस्था के अंदर रेशम तंतुओं का निर्माण करता है, ठीक है। अब ये जो कीट है, रेशम कीट या जो सिल्क वर्म है, वो अपनी सुरक्षा के लिए इसका निर्माण करता है, ठीक है, कोकून अवस्था के अंदर अपने चारों ओर ये सिल्क फाइबर्स का या सिल्क रेशम के तंतुओं का निर्माण करेगा, ठीक है। और ये जो रेशम के तंतु हैं वो किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। कौन सी प्रोटीन के, फाइब्रोइन प्रोटीन के बने हुए होते हैं, ठीक है। और ये हमारे लिए इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के हैं, ठीक है, आर्थिक रूप से हमें लाभ देते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा जो स्पाइडर्स होती हैं, ठीक है, मकड़ियाँ होती हैं, वो क्या करती हैं अपनी सुरक्षा के लिए, क्या करती हैं, जाल बनती हैं, ठीक है। तो उनका जो जाल है या नेट है वो किसका बना हुआ होता है, फाइब्रोइन प्रोटीन का बना हुआ होता है। तो ये सबसे पहला इंपॉर्टेंस है। अभी दूसरे इंपॉर्टेंस की हम लोग बात करते हैं, प्रतिरक प्रतिरक्षा प्रोटीन। तो दूसरा इंपॉर्टेंस है प्रतिरक्षा प्रोटीन, या इसको डिफेंस प्रोटीन्स भी बोल देते हैं। तो हमें पता है कि हमारे शरीर के अंदर क्या उपस्थित होता है, अभी एंटीबॉडीज़ पाई जाती हैं, ठीक है। ये जो एंटीबॉडीज़ हैं ये किसकी बनी होती हैं, प्रोटीन की बनी हुई होती हैं, ठीक है। तो हमारी शरीर के अंदर जो हमारा ब्लड है या रक्त है उसमें प्रोटीन की बनी हुई एंटीबॉडीज़ पाई जाती हैं, ठीक है। इनका निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, तो ब्लड के अंदर या रक्त के अंदर एक प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जिनको बोलते हैं लिम्फोसाइट्स। तो लिम्फोसाइट्स के द्वारा इन एंटीबॉडीज़ का निर्माण किया जाता है, ठीक है। अब कोई भी विदेशी प्रोटीन जो है जो हमारे शरीर में एंटर करती है, ठीक है, या जैसे कोई विष है या टॉक्सिन है वो हमारे शरीर में एंटर करेगा, या कोई वायरस का अटैक होगा, ठीक है, या कोई अन्य पैथोजन हो सकता है जैसे बैक्टीरिया वगैरह हो सकते हैं। तो जैसे ही वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो ये जो एंटीबॉडीज़ हैं वो क्या करती हैं, इन सबको पहचान कर, ठीक है, और उन्हें उदासीन कर देती हैं। उदासीन करने का मतलब ये है कि उन्हें नष्ट कर देती हैं, ठीक है। जिससे इनका जो हार्मफुल इफेक्ट है वो हमारी बॉडी के ऊपर नहीं होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या कर रही हैं, अभी प्रतिरक्षा कर रही हैं या डिफेंस कर रही हैं, ठीक है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंस है या महत्व है किसका, प्रोटीन्स का। उसके बाद तीसरा जो महत्व है या इम्पोर्टेंस है वो है संरचनात्मक प्रोटीन या स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, ठीक है। तो हमारा जो शरीर है ना, या जो एनिमल्स की बात कर लें या फिर प्लांट्स की बात कर लें, तो जंतुओं और पौधों के अंदर जो शरीर है, ठीक है, उसके अंदर जो बेसिक चीज़ है, ठीक है ना, या जो बेसिक स्ट्रक्चर होती है या संरचना होती है वो किसकी बनी होती है, प्रोटीन की बनी हुई होती है,
ठीक है। अगर हम बात करें प्रोटोप्लास्ट की, तो प्रोटोप्लास्ट का जो 50% शुष्क भार है ना, ड्राई वेट जो है 50%, वो किसका बना होता है? प्रोटीन के कारण ही होता है या प्रोटीन्स का बना हुआ होता है, ठीक है। तो सेल के अंदर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जो है ना, विभिन्न संरचनाओं का जो निर्माण है वो प्रोटीन के द्वारा किया जाता है। जैसे झिल्ली के निर्माण में, ठीक है ना, जितने भी कोशिका के अंदर कोशिकांग हैं वो किसके बने होते हैं? झिल्लियों के बने हुए होते हैं या मेम्ब्रेन्स के बने हुए होते हैं। तो वो जो झिल्लियाँ या मेम्ब्रेन्स हैं, ठीक है, उनके निर्माण में कौन कौन भाग लेता है? एक तो लिपिड्स, मैंने आपको बताया था, फॉस्फोलिपिड्स पिछली क्लास में बताया था, और दूसरे कौन से होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं। तो लिपिड्स और प्रोटीन्स के मिलने से ही झिल्लियों का निर्माण होता है। तो जितने भी कोशिकांग हैं उनके निर्माण में प्रोटीन का विशेष योगदान है, ठीक है। तो ये है भी संरचनात्मक प्रोटीन्स या स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, जो कि तीसरा महत्व है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंस की, कंपैटिबिलिटी प्रोटीन्स, या इसको बोल देते हैं निषेचता प्रोटीन्स, ठीक है। तो हमें पता है कि परागण की प्रक्रिया में क्या होता है, या जो पॉलिनेशन का प्रोसेस है उसमें क्या होता है? जो पॉलन ग्रेन है या परागकण है वो कहाँ पे जाता है? स्टिग्मा पर जाता है या वर्तिकाग्र पर जाता है, ठीक है। तो वर्तिकाग्र पर जाने के पश्चात कंपैटिबिलिटी, इनकम्पैटिबिलिटी रिएक्शंस होती हैं वहाँ पर, ठीक है। यानी जो परागकण है उसकी सतह और जो वर्तिकाग्र है उसकी सतह के बीच में क्रिया होगी या रिएक्शन होगी, उसको हम लोग क्या बोल देंगे? कंपैटिबिलिटी इनकम्पैटिबिलिटी रिएक्शन, या हिंदी में इसको बोलेंगे निषेचता अनिषेचता क्रियाएं, ठीक है। इससे क्या निर्धारित होता है? इससे यह निर्धारित होता है कि जो निषेचन है आगे चलकर, ठीक है ना, वो होगा या नहीं, यानी कि जो परागकण है वो इस वर्तिकाग्र के लिए उपयुक्त है या नहीं। अगर उपयुक्त होगा, ठीक है, तो निषेचता होगी यानी कि फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। और अगर कंपैटिबल नहीं है, अगर उपयुक्त नहीं है, तो अनिषेचता यानी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो प्रोटीन्स हैं वो ये निर्धारित करती हैं कि परागकण जो वर्तिकाग्र पर पहुंचा है या स्टिग्मा पर पहुंचा है वो आगे चलकर निषेचन करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। चलो उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंस की हम लोग बात करते हैं संकुचनशील प्रोटीन्स, या इनको बोल देते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स, ठीक है। तो ये किस में होती हैं? अभी जंतुओं के अंदर होती हैं। तो आपने इन दो प्रोटीन्स का नाम सुना होगा, एक्टिन व मायोसिन। तो ये जो एक्टिन और मायोसिन है ये तंतुनुमा प्रोटीन्स होती हैं, फाइब्रस प्रोटीन्स होती हैं, जो कहाँ पर होती हैं? अभी हमारी मसल्स के अंदर होती हैं, मांसपेशियों के अंदर होती हैं, ठीक है। तो हमारी जो मांसपेशियां हैं वो किस तरह से काम करती हैं? इन दोनों प्रोटीन्स के संकुचन से, ठीक है। तो मांसपेशियों का जो संकुचन है वो किस वजह से होता है? इन दोनों प्रोटीन्स की वजह से ही होता है, ठीक है। तो मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन इन दोनों प्रोटीन्स की वजह से होता है। अब कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो एक्टिन प्रोटीन है उसके साथ साथ जो मायोसिन प्रोटीन है वो मिलकर काम करती है, तब जाके जो मसल है या जो मांसपेशी है उसका कॉन्ट्रैक्शन या संकुचन होता है, ठीक है। तो जो भी फिजिकल मूवमेंट्स होती हैं एनिमल्स की या जंतुओं की, जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं शरीर से संबंधित, वो सारी की सारी किसकी वजह से होती हैं? मसल्स की वजह से होती हैं। इसलिए प्रोटीन्स का वहाँ पे भी महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंस की, माइक्रोट्यूबुल्स, ठीक है। तो माइक्रोट्यूबुल्स का नाम आपने सुना होगा, कोशिका के अंदर ये उपस्थित होती हैं। तो ये किसकी बनी होती हैं? अभी प्रोटीन्स की बनी होती हैं। तो दो तरह की प्रोटीन्स हैं, एक तो अल्फा ट्यूबुलिन और दूसरी है बीटा ट्यूबुलिन। तो अल्फा एंड बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन की ये बनी हुई होती हैं। ये होती कैसी हैं? अनब्रांच्ड होती हैं, यानी कि अशाखित होती हैं, और ये अंदर से कैसी होती हैं? खोखली होती हैं, एम्प्टी होती हैं, ठीक है। ये कई तरह की संरचनाओं का निर्माण करती हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा सीलिया, ठीक है, फ्लैजेला या शाप बोल देते हैं इसको। इसके अलावा बेसल बॉडी, ठीक है, या आधार काय बोल देते हैं इसको। सेंट्रियोल, ठीक है, सेंट्रियोल का नाम सुना होगा आपने, तारक काय बोल देते हैं इसको। तरकू तंतु, स्पिंडल फाइबर्स। तो ये सारी की सारी जो संरचनाएं कोशिका के अंदर उपस्थित होती हैं ये माइक्रोट्यूबुल्स की बनी हुई होती है। तो माइक्रोट्यूबुल्स अल्फा व बीटा प्रोटीन की, बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने हुए होते हैं, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंस है अभी। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंस की हम लोग बात करें तो पी प्रोटीन्स, ठीक है। पी प्रोटीन्स कहाँ पर उपस्थित होती हैं? अभी ये होती हैं फ्लोएम के अंदर,
ठीक है। पौधों के अंदर जो फ्लोएम है उसका काम क्या होता है, भोजन का परिवहन करना या फूड का ट्रांसपोर्टेशन करना। तो फ्लोएम के अंदर 4 तरह की सेल्स होती हैं या 4 तरह की कोशिकाएं होती हैं। उनमें से एक प्रकार की कोशिका का नाम यहाँ पे दे रखा है चालनी नलिका, या इसको इंग्लिश में बोल देते हैं सीव ट्यूब। तो चालनी नलिका या सीव ट्यूब जो होती है फ्लोएम की, उसके अंदर एक विशेष प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है जिसको पी प्रोटीन कहा जाता है। ठीक है। ये जो पी प्रोटीन है ये क्या करती है, कंपन करती है। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि ये कंपन करती है, इसका मतलब ये कंपनशील प्रोटीन है, यानी कि ये वाइब्रेटिंग प्रोटीन है। ठीक है। तो जब ये वाइब्रेशंस करती है या कंपन करती है तो इससे भोजन का परिवहन होता है, ऐसा माना जाता है। ठीक है। तो ये भी प्रोटीन का एक इंपॉर्टेंस है अभी प्लांट्स के अंदर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंस की हम लोग बात करें तो एंजाइम्स। जितने भी एंजाइम्स हैं, ठीक है, वो ज़्यादातर किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने हुए होते हैं। ठीक है। तो बायोलॉजिकल सिस्टम्स के अंदर या जैविक तंत्रों के अंदर 2000 से भी ज़्यादा एंजाइम जो हैं वो उपस्थित होते हैं। कुछ एंजाइम ऐसे हैं जो प्रोटीन के नहीं बने होते। इसके अलावा लगभग सभी जो एंजाइम्स हैं वो किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने हुए होते हैं। ठीक है। एंजाइम्स अपना नेक्स्ट लेक्चर भी रहेगा। तो एंजाइम्स क्या करते हैं, अभी हमारे शरीर के अंदर जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं या केमिकल रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, उनको उत्प्रेरित करते हैं या कैटालाइज करते हैं। ठीक है। तो कई तरह के एंजाइम्स का नाम आपने सुना होगा, जैसे पैप्सिन है, ट्रिप्सिन है, राइबोन्यूक्लियेज है, फ्लेवोप्रोटीन आदि, ये सारे के सारे एंजाइम्स हैं। ठीक है। तो ये प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं, तो ये भी एक इम्पोर्टेंस है। चलो उसके बाद नेक्स्ट इम्पोर्टेंस आता है परिवहन प्रोटीन्स या ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, या इनको बोल देते हैं कैरियर प्रोटीन्स। ठीक है। तो हमारे शरीर के अंदर कुछ ऐसी प्रोटीन्स भी होती हैं जो कैरियर का काम करती हैं। ठीक है, वाहक का काम करती है, यानी कि वो किसी सब्सटेंस को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने का काम करेंगे। ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन कहाँ पर उपस्थित होती है, अभी आरबीसी के अंदर, हमारी आरबीसी जो है ब्लड के अंदर उसमें उपस्थित होती है, और इसका काम क्या है भाई, ऑक्सीजन का परिवहन करना। ठीक है। तो ये क्या करती है अभी, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को फेफड़ों से यानी हमारे लंग्स से कहाँ पहुँचाती है, शरीर के विभिन्न ऊतकों तक या डिफरेंट जो टिश्यूज़ हैं बॉडी के उन तक ये लेकर जाती है। ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है, परिवहन प्रोटीन है या ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है। दूसरी मायोग्लोबिन का नाम सुना होगा। मायोग्लोबिन कहाँ पे होती है, हमारी मसल्स के अंदर होती है या मांसपेशियों के अंदर होती है। ठीक है। तो मांसपेशियों में ऑक्सीजन को संग्रहित करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि मांसपेशियाँ जो है वो उन्हें ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा चाहिए, इसका मतलब वहाँ पे ऑक्सीजन की उपलब्धता जरूरी है ना, ताकि श्वसन या रेस्पिरेशन किया जा सके। तो ऑक्सीजन को संग्रहित करने के लिए वहाँ पे एक प्रोटीन होती है, इसको बोल देते हैं मायोग्लोबिन। ठीक है। तो ये मांसपेशियों में होती है। इसके अलावा मैं और बता देता हूँ आपको, जैसे अल्फा ग्लोबुलिन है। अल्फा ग्लोबुलिन क्या करती है अभी, थायरॉक्सिन हार्मोन का नाम सुना होगा आपने। इसके अलावा बिलिरुबिन। ठीक है। तो इन दोनों के परिवहन का कार्य जो है वो अल्फा ग्लोबुलिन के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा एक और बता देता हूँ, बीटा ग्लोबुलिन। बीटा ग्लोबुलिन क्या करती है अभी, ये कई पदार्थों का परिवहन करती है, जैसे विटामिन ए डी ई सॉरी विटामिन ए डी और के। ठीक है, 3 विटामिन है, इनका परिवहन करेगी। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल का जो परिवहन है हमारे शरीर के अंदर वो किसके द्वारा किया जाता है, बीटा ग्लोबुलिन के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा आयंस जो है ना, आयनों का जो परिवहन है या ट्रांसपोर्टेशन है वो भी बीटा ग्लोबुलिन के द्वारा किया जाता है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा झिल्ली जो है, हमारी जो मेम्ब्रेन्स होती हैं, कोशिका झिल्ली या इसको सेल मेम्ब्रेन बोल देते हैं, उस पर जो प्रोटीन्स उपस्थित होती हैं बहुत सारी, वो क्या करती हैं, विशिष्ट पदार्थों को या स्पेसिफिक सब्सटेंसेस को सेल के अंदर लेकर जाती हैं। ठीक है। इसका मतलब कौन सा पदार्थ कोशिका के अंदर प्रवेश करेगा, कौन सा नहीं करेगा, इसका निर्धारण कौन करता है अभी, जो झिल्ली पर उपस्थित परिवहन प्रोटीन्स होती हैं या मेम्ब्रेन कैरियर प्रोटीन्स होती हैं। ठीक है। जैसे ग्लूकोज का हमारे कोशिका के अंदर प्रवेश जो है वो प्रोटीन के द्वारा निर्धारित किया जाता है। इसके अलावा अमीनो अम्लों का जो परिवहन है वो भी किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, प्रोटीन्स के द्वारा। ठीक है। तो ये है अभी परिवहन प्रोटीन्स। तो इसमें से 2 मेन है, हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन, इनका नाम आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंस इसका मीठी प्रोटीन्स या स्वीट प्रोटीन्स। ठीक है। तो नॉर्मली हमने यही सुना है कि जो शर्करा है ना, यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो कैसे होते हैं, मीठे होते हैं, है ना। जैसे ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, सुक्रोज है, ये सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये मीठे होते हैं, स्वीट होते हैं नेचर के अंदर। लेकिन कुछ प्रोटीन्स भी ऐसी हैं जो मीठी होती हैं। ठीक है। तो 3 प्रोटीन्स के नाम आपको ध्यान में रखने हैं। एक तो है मोनेलिन।
ठीक है। मोनेलिन हमें किससे प्राप्त होती है? एक पौधे से प्राप्त होती है, उसका नाम क्या है? डिस्कोरियोथाइलम क्यूमेंसाई। तो इस पौधे से हमें क्या मिलती है? मोनेलिन मिलती है। इसी तरह से एक होती है थोमेटिन। थोमेटिन किससे मिलती है? ये मिलती है थोमेटोकोकस डेनियलाई से, ठीक है। इसको कटेम्प फ्रूट भी बोल देते हैं। तीसरी है ब्राजीन। ब्राजीन किससे मिलती है? अभी ये मिलती है पेंटाडिप्लेंड्रा ब्राजीना से, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, 3 प्रोटीन्स का नाम ध्यान में रखना है। ये तीनों की तीनों जो है वो मीठी प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। तो रासायनिक प्रकृति क्या है इनकी? मीठी होती है। और ये तीनों की तीनों क्या है? प्रोटीन्स हैं। और कार्बोहाइड्रेट्स की तुलना में ये जो प्रोटीन्स हैं, ये 3 प्रोटीन्स जो हैं वो 2000 गुना अधिक मीठी होती हैं, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा मीठी होती है। अब डॉक्टर्स क्या करते हैं? अभी जो मधुमेह रोगी होते हैं, ठीक है, यानी कि जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स होते हैं, उनको यह देने की सलाह देते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, डायबिटीज़ के अंदर क्या होता है, हमारी शरीर के अंदर इंसुलिन हार्मोन जो है वो बनना बंद हो जाता है। इंसुलिन हार्मोन का काम क्या है? अभी हमारी ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज है उसको ग्लाइकोजन में परिवर्तित करना, ठीक है। तो इससे होगा क्या? हमारी ब्लड का जो ग्लूकोज है वो नियंत्रित रहेगा। इंसुलिन हार्मोन अगर नहीं बनेगा तो ब्लड का ग्लूकोज लगातार बढ़ सकता है, ठीक है। तो ब्लड ग्लूकोज है क्या? अभी कार्बोहाइड्रेट है। तो अगर जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं या मधुमेह रोगी हैं, वो लगातार कार्बोहाइड्रेट्स लें, ठीक है, जैसे मीठी चाय पिए वो, तो उससे होगा क्या? अभी ब्लड ग्लूकोज का लेवल जो है वो बढ़ सकता है। लेकिन अगर कार्बोहाइड्रेट की जगह पे, शर्करा की जगह पे मीठी प्रोटीन्स का उपयोग किया जाए, ठीक है, तो हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा परिवर्तित नहीं होगी, क्योंकि प्रोटीन से हमें क्या मिलेगा? अमीनो अम्ल मिलेंगे। और अमीनो अम्ल जो हैं या अमीनो एसिड्स जो हैं वो कभी भी ग्लूकोज के अंदर परिवर्तित नहीं होंगे, ठीक है। और हम लोग जो भी ले रहे हैं, है ना, फूड जो भी ले रहे हैं या जैसे चाय पी रहे हैं, तो उसका जो स्वाद है वो कैसा हो जाएगा? मीठा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वो शर्करा की वजह से नहीं होगा, किसकी वजह से होगा? प्रोटीन की वजह से होगा, ठीक है। इसीलिए जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं या मधुमेह रोगी हैं, उनको ये प्रोटीन्स देने की सलाह डॉक्टर्स देते हैं, ठीक है। तो ये नॉन फैटनिंग है, इसका मतलब ये प्रोटीन्स जो हैं वो वसा में परिवर्तित नहीं होंगी। ये कैसी हैं? नॉन कैलोरिक हैं। नॉन कैलोरिक का क्या मतलब है? अभी नॉन कैलोरिक का मतलब ये है कि इससे हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी, ठीक है, मतलब कैलोरी नहीं मिलेगी हमें। और तीसरा, ये नॉन टॉक्सिक है, इसका मतलब हमारी बॉडी के ऊपर कोई भी हार्मफुल इफेक्ट इसका नहीं होता है। तो ये गुण होते हैं इन 3 प्रोटीन्स के, जो आपको ध्यान में रखने हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंस है अभी प्रोटीन्स का। चलिए, तो ये हमने देखा इसका महत्व या इम्पोर्टेंस। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं प्रोटीन के वर्गीकरण की या क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स की। तो प्रोटीन्स को 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है, ठीक है। सरल प्रोटीन्स या इनको बोल देते हैं सिंपल प्रोटीन्स। दूसरा है संयुक्त प्रोटीन्स या इनको बोल देते हैं कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स। और तीसरा है व्युत्पन्न प्रोटीन्स या इनको बोल देते हैं डेराइव्ड प्रोटीन्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सिंपल प्रोटीन्स या सरल प्रोटीन्स कौन सी होती हैं। तो ऐसी प्रोटीन्स जो केवल और केवल अमीनो अम्लों की ही बनी होती हैं, ठीक है, यानी अमीनो अम्लों या अमीनो एसिड्स के अलावा उनमें कोई और ग्रुप या समूह नहीं उपस्थित होता है, क्या कहलाती हैं? सरल प्रोटीन्स या सिंपल प्रोटीन्स कहलाती हैं, ठीक है। जैसे आपने नाम सुना होगा, उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, हिस्टोन्स, केराटिन, कोलेजन, ये सारी की सारी प्रोटीन्स क्या हैं? सिंपल प्रोटीन्स हैं या सरल प्रोटीन्स। दूसरा हम लोग बात करते हैं संयुक्त प्रोटीन्स की या कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स की। तो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स कौन सी होती हैं? ऐसी प्रोटीन्स जिनमें अमीनो अम्लों के अतिरिक्त कोई अन्य समूह भी जुड़ा रहता है, ठीक है। ये अन्य समूह कैसा होता है? अभी नॉन प्रोटीन होता है, यानी कि इसमें अमीनो अम्ल उपस्थित नहीं होते हैं। तो अमीनो अम्ल प्लस कोई नॉन प्रोटीन समूह या अन्य समूह जो है जुड़ा हुआ रहता है, तो ये क्या कहलाती हैं? संयुक्त प्रोटीन्स या कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स कहलाती हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा न्यूक्लियो प्रोटीन, ठीक है। अगर प्रोटीन के साथ डीएनए जुड़ा हुआ है तो उसको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियो प्रोटीन। लिपोप्रोटीन, लिपिड प्लस प्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन, है ना। ग्लाइको शब्द किसके लिए है? कार्बोहाइड्रेट के लिए। इसी तरह से फॉस्फोप्रोटीन, फॉस्फेट समूह जो है अगर प्रोटीन से जुड़ा हुआ है तो फॉस्फोप्रोटीन बोल देंगे। इसी तरह से मेटेलो प्रोटीन, अगर कोई धातु जुड़ा हुआ है,
ठीक है, प्रोटीन के साथ। तो कौन कौन से धातु प्रोटीन से जुड़ सकते हैं, जैसे आयरन है, आयोडीन है, कोबाल्ट, मैग्नीशियम, मैग्नीज, जिंक, कॉपर। तो ये धातुएं हैं जो प्रोटीन के साथ जुड़ सकती हैं और मेटेलो प्रोटीन बना सकती हैं। ठीक है, इसके अलावा आपने नाम सुना होगा क्रोमो प्रोटीन का। ठीक है, क्रोमो का मतलब यहाँ पे कलर से होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, कलर के लिए पोरफायरिन हेड होता है। ठीक है, पोरफायरिन हेड एक समूह है जो प्रोटीन के साथ जुड़ा हुआ रहता है। तो इस तरह की प्रोटीन को क्या बोल देंगे, क्रोमो प्रोटीन। ठीक है, जैसे हीमोग्लोबिन। ठीक है, जो ब्लड का रेड कलर है या लाल रंग है वो किसकी वजह से होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। ठीक है, तो वहाँ पे जो हीम समूह है वो एक कलर उत्पन्न करता है, रेड कलर उत्पन्न करता है, और उसको क्या बोल देते हैं, पोरफायरिन हेड बोल देते हैं। ठीक है, इसी तरह से आपने नाम सुना होगा क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल के अंदर भी पोरफायरिन हेड होता है, और ये किस तरह का रंग प्रदान करता है, हरा रंग प्रदान करता है। ठीक है, तो पत्तियों का हरा रंग या ग्रीन कलर किस वजह से होता है, क्लोरोफिल की वजह से होता है। तो वो भी क्या है, एक क्रोमोप्रोटीन है। इसके अलावा और एग्जांपल्स बता देता हूँ मैं आपको, मायोग्लोबिन है ना, कैटालेज है जो कि एक एंजाइम है, पेरोक्सीडेज जो कि एक एंजाइम है, और साइटोक्रोम्स जितने भी हैं। ठीक है, तो ये क्या है, क्रोमोप्रोटीन्स के एग्जांपल्स होते हैं। इसके अलावा एक और बता देता हूँ, फ्लेवोप्रोटीन्स। तो फ्लेवोप्रोटीन किसकी बनी होती है अभी, राइबोफ्लेविन। ठीक है, इसमें राइबोफ्लेविन एक समूह होता है, नॉन प्रोटीन समूह होता है जो कि प्रोटीन के साथ जुड़ा हुआ रहता है। तो ये है अभी दूसरा, संयुक्त प्रोटीन्स या कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स। तीसरा हम लोग बात करते हैं व्युत्पन्न प्रोटीन्स की या डेराइव्ड प्रोटीन्स की। ठीक है, तो ऐसे यौगिक जो या तो प्रोटीन के पूर्वगामी होते हैं या प्रोटीन से उत्पन्न होते हैं। इसका क्या मतलब है, जैसे कोई प्रोटीन है, ठीक है, या तो प्रोटीन का क्या होगा, अपघटन होगा। प्रोटीन के अपघटन से क्या बनेगा, कोई उत्पाद बनेगा, तो हम लोग उस उत्पाद को क्या बोल देंगे, व्युत्पन्न प्रोटीन बोल देंगे। ठीक है, या फिर कोई ऐसा कंपाउंड है, यौगिक है, जो निष्क्रिय अवस्था के अंदर है, जब वो सक्रिय अवस्था में परिवर्तित होगा या एक्टिव स्टेट में जाएगा तो वो प्रोटीन में परिवर्तित हो जाएगा। तो ऐसा यौगिक क्या कहलाएगा, पूर्वगामी या प्रिकर्सर बोल देते हैं। ठीक है, तो डेराइव्ड प्रोटीन्स जो हैं वो दो तरह की हो सकती हैं, प्राथमिक प्रोटीन्स या प्राइमरी डेरिवेटिव्स बोल देते हैं इनको, और दूसरा है द्वितीयक प्रोटीन्स या सेकेंडरी डेरिवेटिव्स। प्राथमिक प्रोटीन्स की बात करें तो जैसे एग्जांपल्स है प्रोटीन्स। ठीक है, प्रोटीन्स जो हैं एग्जांपल जैसे फाइब्रिनोजन। ठीक है, फाइब्रिनोजन प्रोटीन किस लिए होती है, ब्लड क्लॉटिंग के लिए, यानी रक्त का थक्का जमने के लिए इंपॉर्टेंट प्रोटीन होती है जो कि हमारे ब्लड के अंदर उपस्थित होती है। इसके अलावा मेटा प्रोटीन्स, ये भी क्या है, प्राथमिक व्युत्पन्न है। इसके अलावा अवक्षेपित या विकृत जो प्रोटीन्स होती हैं वो भी क्या होती हैं, प्राथमिक या प्राइमरी डेरिवेटिव्स होते हैं। उसके बाद द्वितीयक व्युत्पन्न की बात करें या सेकेंडरी डेरिवेटिव्स की बात करें तो आपने नाम सुना होगा प्रोटियोजेस। ठीक है, प्रोटियोजेस क्या होते हैं, अभी एंजाइम की क्रिया से बनते हैं। एंजाइम की प्रोटीन के ऊपर क्रिया होती है जिससे क्या बनते हैं, प्रोटियोजेस बनते हैं। इसके अलावा पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स, ये सारे के सारे क्या हैं, द्वितीयक व्युत्पन्न या सेकेंडरी डेरिवेटिव्स हैं। ठीक है, तो ये है अभी क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण प्रोटीन का। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग करने वाले हैं वो है अमीनो अम्ल की संरचना, या इसको बोल देते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड्स। ठीक है, तो अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, अभी कार्बनिक अम्ल होते हैं। ठीक है, एक ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं जिसमें दो फंक्शनल ग्रुप या क्रियात्मक समूह होते हैं। ठीक है, तो कौन सा होता है अभी, एक तो कार्बोक्सिल समूह होता है, COOH समूह को क्या बोल देते हैं, कार्बोक्सिल समूह, और दूसरा होता है अमीनो समूह, NH2 समूह को क्या बोल देते हैं, अमीनो समूह। तो कार्बोक्सिल समूह और अमीनो समूह, दो समूह जो है वो उपस्थित होते हैं किसके अंदर, अमीनो अम्ल के अंदर। ठीक है, अगर अपने अमीनो अम्ल की सामान्य संरचना देखें तो जैसा कि आपको डायग्राम के अंदर दिख रहा होगा, ऊपर वाला जो डायग्राम है इसमें बिल्कुल सेंटर में क्या है, C है। तो C के साथ चार समूह जुड़े हुए हैं। ठीक है, एक समूह कौन सा है, कार्बोक्सिल समूह है, एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ NH2 समूह जुड़ा हुआ है, और इधर लेफ्ट साइड में या बाईं ओर एल्किल समूह जुड़ा हुआ है। अब इनमें से जो हाइड्रोजन, कार्बोक्सिल समूह और NH2 हैं ये अपरिवर्तनशील होते हैं, यानी कि ये कभी भी चेंज नहीं होते हैं, हर एक अमीनो अम्ल के अंदर या अमीनो एसिड के अंदर ये उपस्थित होंगे। लेकिन जो R समूह है ये परिवर्तनशील होता है। ठीक है, तो R समूह परिवर्तित होने से अमीनो अम्ल का नाम जो है वो चेंज हो जाता है। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग R की जगह पे H लगा लें तो कौन सा अमीनो अम्ल हो जाएगा, ग्लाइसिन। अगर R की जगह पे CH3 समूह लगा दें तो कौन सा अमीनो अम्ल हो जाएगा, एलेनिन।
और अगर R की जगह पे CH2OH समूह लगा दें तो कौन सा अमीनो अम्ल हो जाएगा? सेरीन। ठीक है, इस तरह से जैसे जैसे R समूह परिवर्तित होता जाएगा अमीनो अम्ल का जो नाम है वो भी परिवर्तित होता जाएगा। ठीक है, अब जो एमिनो अम्ल है उस पर जो अल्फा कार्बन है वो कैसा होता है? असममित होता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो फंक्शनल ग्रुप है या जो क्रियात्मक समूह है उसका जो कार्बन है वो क्या कहलाता है? 1 नंबर कार्बन कहलाता है। और फंक्शनल ग्रुप या क्रियात्मक समूह के बिल्कुल साथ वाला जो कार्बन है वो क्या कहलाता है? अल्फा कार्बन कहलाता है। ठीक है, तो अल्फा कार्बन पर आप लोग देख रहे हो स्टार लगा हुआ है। स्टार मैंने क्यों लगाया है? ये प्रदर्शित करने के लिए कि ये असममित है या एसिमेट्रिक कार्बन है। अब असममित या एसिमेट्रिक कार्बन कौन सा होता है ये मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको मोनोसैकेराइड्स की स्ट्रक्चर करवाई थी, है ना। फिर से बता देता हूँ, एसिमेट्रिक कार्बन या असममित कार्बन कौन सा होता है? ऐसा कार्बन जिस पर जुड़े हुए चारों के चारों समूह या चारों ग्रुप्स अलग अलग होते हैं, क्या कहलाता है? असममित कार्बन कहलाता है या एसिमेट्रिक कार्बन कहलाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख रहे हो आप कार्बन के साथ एक तो NH2 ग्रुप है, दूसरा COOH ग्रुप है, तीसरा हाइड्रोजन है और चौथा क्या है? R ग्रुप है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो कार्बन है वो कैसा हो जाएगा? असममित हो जाएगा या एसिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है, और असममित कार्बन हमेशा किसको प्रदर्शित करता है? D व L रूप को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो जो भी संरचना होती है, रेखीय संरचना होती है मॉलिक्यूल की या यौगिक की या अणु की, उसके डी व एल रूप को प्रदर्शित करता है। अब अमीनो अम्लों के अंदर डी व एल रूप किस तरह से निर्धारित होगा? NH2 समूह की स्थिति के आधार पर। अगर NH2 समूह दाईं ओर है यानी कि राइट साइड है तो ये कौन सा रूप हो जाएगा? डी रूप हो जाएगा। और अगर NH2 समूह बाईं ओर है यानी कि लेफ्ट साइड है तो ये कौन सा रूप हो जाएगा? एल रूप हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब यहाँ पे एक अपवाद लिखा हुआ है, ग्लाइसिन। ठीक है, ग्लाइसिन की संरचना किस तरह से होती है? अगर यहाँ पे R समूह की जगह पे हाइड्रोजन हो जाए, H समूह हो जाए तो ये क्या हो जाएगा? ग्लाइसिन की संरचना हो जाएगी। तो कार्बन के साथ इस तरफ भी हाइड्रोजन जुड़ा होगा, इस तरफ भी हाइड्रोजन जुड़ा होगा, तो इसका मतलब ये जो कार्बन है इसके चारों समूह असमान नहीं होंगे, अलग अलग नहीं होंगे, क्योंकि दो समूह क्या हो रहे हैं? समान हो रहे हैं। इस वजह से ये जो कार्बन है वो असममित या एसिमेट्रिक नहीं रहेगा। तो ग्लाइसिन एक ऐसा अमीनो अम्ल है जिसमें अल्फा कार्बन असममित नहीं होता है। ठीक है, या अल्फा कार्बन एसिमेट्रिक नहीं होगा। इसका मतलब ग्लाइसिन में डी या एल रूप उपस्थित नहीं होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है। अब जितने भी अमीनो अम्ल हैं, ठीक है, प्रोटीन के अंदर 20 प्रकार के अमीनो अम्ल जो हैं वो उपस्थित होते हैं। ठीक है, 20 टाइप के। अब ये जो अमीनो अम्ल हैं वो प्रोटीन के अंदर किस रूप में पाए जाते हैं? तो हमेशा ध्यान रखना, प्रोटीन में जो अमीनो अम्ल हैं वो हमेशा एल रूप में उपस्थित होते हैं। ठीक है, ये वाला जो रूप है एल रूप जो है इस रूप में उपस्थित होते हैं। यानी कि जो NH2 समूह है वो प्रोटीन के अंदर हमेशा किस तरफ रहेगा? बाईं ओर या लेफ्ट साइड रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको इसमें ध्यान रखनी है। कुछ नॉन प्रोटीन अमीनो अम्ल ऐसे जरूर हैं जो डी रूप में पाए जाते हैं। नॉन प्रोटीन का मतलब ये है कि जो प्रोटीन के निर्माण में भाग नहीं लेते। 20 प्रकार के अमीनो अम्ल ऐसे हैं जो प्रोटीन निर्माण में भाग लेते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो प्रोटीन निर्माण में भाग नहीं लेते। ठीक है, और मैं आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ, जैसे सिट्रुलिन, ऑर्निथीन, ये 2 अमीनो अम्ल ऐसे हैं जो प्रोटीन के निर्माण में भाग नहीं लेंगे। ठीक है, तो ये किस रूप में पाए जाएंगे? डी रूप के अंदर। उसके बाद संकेत या सिंबल की बात कर लेते हैं हम लोग। तो हर एक अमीनो अम्ल के लिए एक अलग सिंबल दिया जाता है। ठीक है, जो अमीनो अम्ल का इंग्लिश में नाम है, ठीक है, उसके जो पहले 3 अक्षर होते हैं या फर्स्ट 3 लेटर्स जो होते हैं वो संकेत या सिंबल को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे दिख रहा होगा आपको ग्लाइसिन। ठीक है, ग्लाइसिन के पहले 3 अक्षर कौन से हो गए? GLY। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? इसका संकेत हो जाएगा ग्लाइसिन का। उसी तरह से एलेनिन, तो एलेनिन के पहले 3 अक्षर कौन से हैं? ALA। ठीक है, तो इसका संकेत क्या हो जाएगा? ALA। इस तरह से 20 के 20 अमीनो अम्ल जो हैं उन सब के लिए अलग अलग संकेत जो हैं वो निर्धारित किए गए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अमीनो अम्लों के प्रकार, यानी कैटेगरीज ऑफ अमीनो अम्ल। अब जो अमीनो अम्ल हैं भी वो कई तरह के हो सकते हैं। सबसे पहले जैसे कैटेगरी है उदासीन या न्यूट्रल अमीनो एसिड्स। तो ये कौन से होते हैं भी? ऐसे अमीनो अम्ल
जिन्हें जल में घोलने पर या जल में या वाटर के अंदर डिसॉल्व करने पर वो आयनित नहीं होते हैं, ठीक है, यानी कि आयन अवस्था के अंदर परिवर्तित नहीं होते हैं, यानी कि वो उदासीन रहेंगे, उनके ऊपर ना तो धन आवेश आएगा और ना ही ऋण आवेश आएगा। तो ऐसे जो अमीनो अम्ल हैं वो क्या कहलाते हैं? उदासीन अमीनो अम्ल कहलाते हैं, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल्स आपको ध्यान में रखने हैं, ग्लाइसिन, एलेनिन, वैलिन, ल्यूसिन और आइसोल्यूसिन, ठीक है। दूसरी कैटेगरी है अम्लीय अमीनो अम्ल की या एसिडिक अमीनो अम्ल की, ठीक है। ये कौन से होते हैं अभी? ऐसे अमीनो अम्ल जिन्हें जल में घोलने पर या वाटर के अंदर डिसॉल्व करने पर वो अम्ल की तरह व्यवहार करते हैं, ठीक है, अम्ल की तरह या एसिड की तरह वो क्या करेंगे? बिहेव करेंगे। क्या कहलाएंगे? अम्लीय अमीनो एसिड्स कहलाएंगे, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए एस्पार्टिक अम्ल, ग्लूटामिक अम्ल, ग्लूटामिन, एस्पार्जिन, तो ये क्या है? एसिडिक नेचर के या अम्लीय प्रकृति के अमीनो अम्ल होते हैं। तीसरी कैटेगरी आती है क्षारीय या बेसिक अमीनो अम्ल, ठीक है। तो क्षारीय कौन से होते हैं? जिनको जल में घोलने पर वो क्षार की तरह व्यवहार करते हैं, ठीक है। तो ये दो हैं, आर्जिनिन और लाइसिन, तो इनके नाम आपको ध्यान में रखने हैं अभी। चौथी कैटेगरी है सल्फर युक्त, यानी कि ऐसे अमीनो अम्ल जिनकी संरचना में सल्फर परमाणु उपस्थित होता है। तो दो ही ऐसे हैं, एक तो है सिस्टीन और दूसरा है मैथियोनिन, ठीक है। पांचवी कैटेगरी कौन सी है? अल्कोहलिक। अल्कोहलिक का मतलब जिनमें OH समूह उपस्थित होते हैं, ठीक है। ऐसे अमीनो अम्ल या अमीनो एसिड्स जिनमें OH समूह उपस्थित होते हैं क्या कहलाते हैं? अल्कोहलिक कहलाते हैं। तो दो अमीनो अम्ल ऐसे हैं, सेरीन और थ्रियोनिन। नेक्स्ट कैटेगरी है एरोमेटिक, ठीक है। एरोमेटिक कौन से होते हैं अभी? जिनमें बेंजीन समूह उपस्थित होता है या बेंजीन वलय उपस्थित होता है, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? एरोमेटिक कहलाते हैं, ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स आपको ध्यान में रखने हैं, फेनाइल एलेनिन, ट्रिप्टोफेन और टायरोसिन। तो ये तीन एग्जांपल्स आपको ध्यान में रखने हैं। उसके बाद आता है विषम चक्रीय या हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक कौन से होते हैं? ऐसे एमिनो अम्ल जिनकी चक्रीय संरचना के अंदर, यानी कि उनके अंदर परमाणुओं का बना हुआ चक्कर या साइकिल उपस्थित होगा। उस साइकिल के अंदर सारे के सारे कार्बन्स नहीं होंगे, ठीक है। कार्बन के अलावा कोई अन्य परमाणु भी उपस्थित हो सकता है, जैसे नाइट्रोजन हो सकता है या ऑक्सीजन हो सकता है। तो इस तरह का जो वलय है या चक्कर है वो क्या कहलाएगा? विषम चक्र, ठीक है, या हेट्रोसाइक्ल। तो ऐसे अमीनो अम्ल क्या कहलाएंगे? हेट्रोसाइक्लिक कहलाएंगे। तो दो अमीनो अम्लों के नाम आपको ध्यान में रखने हैं, हिस्टिडिन और प्रोलिन। तो ये जो मैंने आपको अमीनो अम्लों के प्रकार बताए हैं या कैटेगरीज बताई हैं अमीनो एसिड्स की, इनको ध्यान में रखना है, इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है, ठीक है। तो ये 7 जो टाइप्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आवश्यक अमीनो अम्ल की या एसेंशियल अमीनो एसिड्स की। तो आवश्यक अमीनो अम्ल कौन कौन से होते हैं? तो मैं आपको बता दूं भी, जो पौधे होते हैं यानी कि जो प्लांट्स होते हैं वो सभी के सभी अमीनो अम्लों का निर्माण अपने शरीर में कर सकते हैं, ठीक है। प्लांट्स जो हैं वो 20 के 20 प्रकार के जो अमीनो एसिड्स हैं जो कि प्रोटीन्स बनाने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, वो उनको अपनी प्लांट बॉडी के अंदर वो बना सकते हैं। लेकिन जो जंतु हैं वो सभी अमीनो अम्लों का निर्माण अपने शरीर में नहीं कर सकते। कितने अमीनो अम्लों का निर्माण कर सकते हैं? 13 अमीनो अम्लों का, 13 अमीनो एसिड्स का। लेकिन 7 अमीनो एसिड्स ऐसे हैं जिनका निर्माण जंतु या हम लोग जो हैं अपने शरीर में नहीं कर सकते। इन 7 अमीनो अम्लों को क्या बोलेंगे हम लोग? आवश्यक अमीनो अम्ल या एसेंशियल अमीनो एसिड्स बोलेंगे, ठीक है। अब ये जो 7 अमीनो अम्ल हैं ये हमें कहाँ से लेने पड़ते हैं? बाहर से लेने पड़ते हैं, भोजन के द्वारा। तो हम लोग भोजन हमें कहाँ से मिलता है? फूड कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है या पौधों से मिलता है। तो पौधों से जो भी फूड या भोजन लेते हैं हम लोग, उसके अंदर ये 7 अमीनो अम्ल उपस्थित होते हैं, ठीक है। और हमारे अंदर 20 के 20 अमीनो अम्ल पूरे हो जाते हैं, जिससे प्रोटीन का निर्माण आसानी से हो जाता है, ठीक है। तो इन 7 अमीनो अम्लों के नाम आपको ध्यान में रखने हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है अभी। तो कौन कौन से हैं ये? फिनाइल एलेनिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, मैथियोनिन, लाइसिन, ट्रिप्टोफेन एंड वैलिन, ठीक है। तो ये नाम आपको ध्यान में रखने हैं, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि एसेंशियल अमीनो एसिड्स या आवश्यक अमीनो अम्ल क्या चीज़ होती है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट अमीनो अम्लों का टाइट्रेशन, ठीक है। तो टाइट्रेशन आपने पढ़ा होगा सॉइल केमिस्ट्री के अंदर, है ना, सॉइल साइंस के अंदर आप लोग टाइट्रेशन करते हो। तो अमीनो अम्लों का हम लोग टाइट्रेशन किस तरह से कर सकते हैं? तो सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए कि जो अमीनो अम्ल हैं ये कैसे होते हैं? दुर्बल अम्ल होते हैं, ठीक है।
बहुप्रोटिक, बहुप्रोटिक का मतलब ये है, पॉलीप्रोटिक का मतलब ये है कि इसके अंदर बहुत सारे H+ या हाइड्रोजन एटम्स जो हैं वो उपस्थित होते हैं। ठीक है। उदासीन पीएच, उदासीन पीएच का मतलब कौन सी हो जाएगी? 7। 7 जो पीएच है इसको क्या बोलते हैं? न्यूट्रल पीएच बोलते हैं या उदासीन पीएच बोलते हैं। ठीक है। इस पर जो एमिनो अम्ल है वो ज्विटर आयन के रूप में उपस्थित होता है। ज्विटर आयन क्या होता है ये हम लोग पढ़ने वाले हैं इसकी जस्ट नेक्स्ट। ज्विटर आयन में आपको भी बता देता हूँ, अमीनो अम्ल के अंदर अगर धन आवेश और ऋण आवेश दोनों उपस्थित हो तो इस तरह का जो आयन है वो क्या कहलाता है? ज्विटर आयन कहलाता है। ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज एक ही अमीनो एसिड के ऊपर जब उपस्थित होता है तो इसको क्या बोलते हैं? ज्विटर आयन बोलते हैं। ठीक है। तो अगर विलेन की पीएच 7 है तो अमीनो अम्ल ज्विटर आयन के रूप में उपस्थित होंगे। अब अमीनो अम्ल जो है वो एम्फोटेरिक अम्ल, एम्फोटेरिक अणु होते हैं। एम्फोटेरिक का मतलब क्या है भाई? ये अम्ल व क्षार दोनों की तरह व्यवहार करते हैं। ठीक है ना, अम्ल और क्षार दोनों की तरह व्यवहार करते हैं। इसका मतलब इन्हें अम्ल व क्षार दोनों के साथ टाइट्रेट किया जा सकता है। इनका टाइट्रेशन अम्ल व क्षार दोनों के साथ हम लोग कर सकते हैं। ठीक है। जब एक अमीनो अम्ल को हम लोग जल के अंदर घोलते हैं, ठीक है, मतलब वाटर के अंदर अमीनो एसिड को हम लोग डिजोल्व करते हैं, तो ये आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पर उपस्थित रहता है। ठीक है। अब ये आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्या चीज़ होती है अभी इसकी बात कर लेते हैं हम लोग। जब हम अमीनो अम्ल को जलीय विलयन के अंदर घोलते हैं या जल के अंदर घोलते हैं तो उसका जो जलीय विलयन है उसमें ऐसी पीएच जिस पर अमीनो अम्ल का जो अणु, अमीनो अम्ल अणु जो है उसका कुल आवेश 0 होता है, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कहलाता है। कुल आवेश का मतलब ये है कि धन आवेश प्लस ऋण आवेश इज इक्वल टू 0, पॉजिटिव चार्ज प्लस नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू 0। तो ऐसा जो पीएच है वो क्या कहलाएगा? उसके लिए आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कहलाएगा। तो कोई भी अमीनो अम्ल जिसे हम वाटर के अंदर डिजोल्व कर रहे हैं वो हमेशा आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पर ही उपस्थित होता है। ठीक है। अब जब हम इस विलेय अमीनो अम्ल का टाइट्रेशन अम्ल के साथ करते हैं, ठीक है, और इस विलेय अमीनो अम्ल का यानी जब हमने वाटर के अंदर अमीनो एसिड को डिसॉल्व कर लिया है, हम लोग इसका टाइट्रेशन करेंगे। अगर हम एसिड के साथ या अम्ल के साथ इसका टाइट्रेशन करते हैं तो अमीनो अम्ल किसकी तरह व्यवहार करेगा? क्षार की तरह व्यवहार करेगा। ठीक है। और अगर हम इस विलेय अमीनो अम्ल का या डिसॉल्व अमीनो एसिड का टाइट्रेशन करते हैं किसके साथ? बेस के साथ, एल्कलाई के साथ या क्षार के साथ, तो ये जो अमीनो एसिड है वो किसकी तरह व्यवहार करेगा? अम्ल की तरह व्यवहार करेगा या एसिड की तरह व्यवहार करेगा। ठीक है। इसका मतलब हम लोग अम्ल व क्षार दोनों के साथ जो अमीनो एसिड है उसका टाइट्रेशन कर सकते हैं। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हम लोग अमीनो अम्ल को क्या मानते हैं? एम्फोटेरिक अणु। ठीक है। इसीलिए इसको एम्फोटेरिक अणु जो है वो कहा जाता है। तो जब हम अमीनो अम्ल या अमीनो एसिड को जल के अंदर घोलते हैं या पानी जल वाटर के अंदर इसको डिसॉल्व करते हैं तो ये एक समीकरण को फॉलो करता है। ठीक है। और उस समीकरण का नाम आपको पता होना चाहिए। इसको बोलते हैं हेंडरसन हेज़लबैच इक्वेशन। ठीक है, या हेंडरसन हेज़लबैच समीकरण बोल देते हैं। ठीक है। तो ये बहुत फेमस है जो आपने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ी होगी। तो ये है भी वो इक्वेशन, पी एच इज इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग क्षार बटे अम्ल। तो इस इक्वेशन को आपको ध्यान में रखना है। जब पीएच उदासीन होती है, ठीक है ना, जब पीएच उदासीन होती है, पीएच कितनी होती है? 7 होती है। ठीक है। तो क्षार जो है उसकी मात्रा अम्ल की मात्रा के बराबर हो जाती है। तो ऐसा करने से क्या होगा? क्षार बटे अम्ल इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और log 1 का मान कितना होता है? 0 होता है। तो 0 यहाँ पे फॉर्मूला क्या आ जाएगा? पी एच इज इक्वल टू पी के ए प्लस 0। तो 0 को अपने काउंट नहीं करते हैं तो पी एच क्या हो जाएगी? पी के ए हो जाएगी। इसका मतलब पी के ए को हम लोग इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं। तो पी के ए क्या हो जाएगी? ऐसी पी एच जिस पर अप्रोटोनित व प्रोटोनित रूप की सांद्रता समान होती है। अप्रोटोनित कौन सा हो जाएगा? क्षार। और प्रोटोनित कौन सा हो जाएगा? अम्ल। ठीक है। तो इन दोनों की सांद्रता समान हो जाती है, वो जो बिंदु है वो क्या कहलाता है? या ऐसी जो पीएच है वो क्या कहलाती है? पी के ए कहलाती है। ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग ग्राफ के अंदर देख रहे हो, पीएच का हमने क्षार के साथ ग्राफ बनाया है। क्षार की सांद्रता है एक तरफ और दूसरी तरफ पीएच है। जैसे जैसे क्षार की सांद्रता
बढ़ेगी वैसे वैसे पीएच जो है वो बढ़ती जाती है। ठीक है, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब क्षार की सांद्रता अम्ल की सांद्रता के क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, और यही इसी बिंदु पर जो पीएच है वो बराबर होगा किसके, पी के ए के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और इसी को हम लोग किस तरह से परिभाषित करेंगे, पी के ए के रूप में परिभाषित करते हैं। ठीक है, चलो उसके बाद नेक्स्ट मैंने आपको बताया था ज्वेटर आयन के बारे में। ठीक है, तो ज्वेटर आयन जो है ऐसा अमीनो अम्ल जिसके जलीय विलयन में धन व ऋण आवेश दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, मतलब जब हम अमीनो अम्ल को या अमीनो एसिड को जल के अंदर घोलते हैं या वाटर के अंदर उसको डिसॉल्व करते हैं, तो उसका जो जलीय विलयन बनता है या जो एक्वस सॉल्यूशन बनता है, ठीक है, उस एक्वस सॉल्यूशन में जो अमीनो अम्ल है या अमीनो एसिड है उस पर धन व ऋणावेश दोनों उपस्थित होते हैं। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज भी उस पर होगा और नेगेटिव चार्ज भी उस पर होगा। तो ऐसा जो आयन है ना, वो क्या कहलाएगा, ज्वेटर आयन कहलाएगा। तो इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सिंपल सी स्ट्रक्चर है, यहाँ पे आपको ज्वेटर आयन दिख रहा होगा। तो COOH यानी कि कार्बोक्सिल समूह जो होता है वहाँ से हाइड्रोजन हट जाता है, और जैसे ही हाइड्रोजन हट जाता है तो यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, माइनस चार्ज आ जाता है। ठीक है, दूसरी तरफ NH2 समूह है, तो ये जो हाइड्रोजन यहाँ से हटा है ये किस तरफ जाकर जुड़ जाएगा, NH2 ग्रुप के साथ जुड़ जाएगा, तो NH3 हो जाएगा, और NH3 होते ही नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा आवेश आ जाएगा, धन आवेश या पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से देख सकते हो आप अमीनो अम्ल के ऊपर प्लस चार्ज भी है, धनावेश भी है, और माइनस चार्ज या ऋण आवेश भी है। तो इस तरह का जो आयन है वो क्या कहलाएगा, ज्वेटर आयन कहलाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें भी। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग करेंगे प्रोटीन की संरचना या स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन शब्द जो था वो एक वैज्ञानिक ने दिया था भाई, उसका नाम आपको ध्यान में रखना है, जे बर्जीलियस। ठीक है, जे बर्जीलियस ने कब दिया था, ये 1838 के अंदर या 1838 में दिया था। ठीक है, तो इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्रोटीन होता क्या है अभी, प्रोटीन क्या है, एल अमीनो अम्लों का बहुलक है। ठीक है, तो अमीनो अम्ल किस रूप में उपस्थित हैं, एल रूप में उपस्थित है। तो एल अमीनो अम्लों का बहुलक या पॉलीमर, जिसमें सभी अमीनो अम्ल जो हैं वो आपस में जुड़े हुए रहते हैं, किस बंध के द्वारा, पेप्टाइड बंध के द्वारा। ठीक है, अमीनो अम्ल आपस में जुड़े हुए रहेंगे पेप्टाइड बंधों के द्वारा। ठीक है, बहुत सारे अमीनो अम्ल जुड़े रहते हैं, तो इसका मतलब ये क्या है, एक बहुलक है, एक पॉलीमर है, और इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, और इसी पॉलीपेप्टाइड को हम लोग क्या बोल देते हैं, प्रोटीन। चलिए, पेप्टाइड बंध की संरचना जो है, इस पे क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो इसकी संरचना में क्या होता है, सी के साथ डबल बॉन्ड हो, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ रहता है, उसके बाद कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में सहसंयोजक बंध होगा, और फिर नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन जो है वो जुड़ा हुआ रहेगा। जब भी पेप्टाइड बंध का निर्माण होता है उस समय जल का एक अणु निकल जाता है, तो जल के अंदर जो OH समूह है वो कहाँ से निकलेगा, जो कार्बोक्सिल समूह होगा, COOH समूह होगा, उसमें से निकलेगा, और एक हाइड्रोजन जो है वो कहाँ से आता है, NH2 समूह से आता है। तो NH2 समूह से एक हाइड्रोजन गया तो क्या रह गया, NH रह गया, और COOH समूह से OH निकल गया तो क्या रह गया, C डबल बॉन्ड O रह गया। तो C और N के बीच में क्या बन जाएगा, सहसंयोजक या कोऑर्डिनेशन बॉन्ड जो है वो बन जाएगा। ठीक है, तो ये है भाई पेप्टाइड बंध की संरचना। उसके बाद हम लोग बात करते हैं प्रोटीन के प्रकार की। तो प्रोटीन जो है अभी 2 प्रकार की होती है। ठीक है, टाइप्स ऑफ प्रोटीन की बात करते हैं। 2 टाइप की प्रोटीन्स जो है वो देखने को मिलती है, और ये किस आधार पर है, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं की संख्या के आधार पर। यानी प्रोटीन के अंदर पॉलीपेप्टाइड जो श्रृंखलाएं हैं या पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो हैं वो कितनी संख्या में, कितने नंबर्स में प्रेजेंट हैं या उपस्थित हैं। ठीक है, तो इस आधार पर 2 तरह की प्रोटीन्स होती हैं। एक तो होती हैं मोनोमेरिक प्रोटीन्स, ठीक है, दूसरी होती है मल्टीमेरिक प्रोटीन्स। सबसे पहले मोनोमेरिक प्रोटीन्स की बात करें तो ऐसी प्रोटीन्स जिनमें केवल एक ही पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला उपस्थित होती है। ठीक है, केवल एक ही लंबी चेन होगी अमीनो अम्लों की बनी हुई। ठीक है, तो इस तरह की जो प्रोटीन्स हैं वो क्या कहलाएंगी, मोनोमेरिक प्रोटीन्स कहलाएंगी। ठीक है, तो जैसे आपने एग्जाम्पल की बात करें तो आइसोजाइम मायोग्लोबिन। ठीक है, तो ये क्या है, मोनोमेरिक प्रोटीन्स। दूसरी है मल्टीमेरिक प्रोटीन्स। मल्टीमेरिक प्रोटीन्स में क्या होता है अभी, अमीनो अम्लों की बनी हुई 2 से ज़्यादा चेन्स
या श्रृंखलाएं, है ना, 2 या 2 से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं जो हैं वो उपस्थित होती हैं एक ही प्रोटीन के अंदर। तो इस तरह की जो प्रोटीन है वो क्या कहलाएगी, मल्टीमेरिक प्रोटीन कहलाएगी। ठीक है, अब मल्टीमेरिक प्रोटीन के अंदर जो हर एक पॉलीपेप्टाइड है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटोमियर, या इसको बोल देते हैं हिंदी के अंदर उप इकाई। ठीक है, तो प्रोटोमियर या उप इकाई एक पॉलीपेप्टाइड को बोलते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी उप इकाइयाँ जो हैं या सब यूनिट्स जो हैं वो उपस्थित होती हैं मल्टीमेरिक प्रोटीन के अंदर। ठीक है, इसके 3 एग्जाम्पल्स आपको ध्यान में रखने हैं। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के अंदर 4 सब यूनिट्स या उप इकाइयाँ होती हैं, इसका मतलब 4 पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं। इसकी संरचना हम लोग पढ़ेंगे लास्ट के अंदर बिल्कुल। रुबिस्को, रुबिस्को के अंदर 24 पॉलीपेप्टाइड्स जो हैं वो आपस में जुड़े हुए रहते हैं। और पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, इसके अंदर सबसे ज़्यादा 72 यानी कि 72 पॉलीपेप्टाइड्स या सब यूनिट्स या उप इकाइयाँ जो हैं वो आपस में जुड़ी हुई रहती है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, भी इसके ऊपर क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं प्रोटीन फोल्डिंग की। ठीक है, तो प्रोटीन की फोल्डिंग क्यों जरूरी है? हमें पता है कि प्रोटीन का जो निर्माण है या फॉर्मेशन है वो कहाँ पर होता है, राइबोसोम पर होता है। ठीक है, तो राइबोसोम से जो प्रोटीन बनेगी उस संरचना को हम लोग क्या बोलेंगे, प्राथमिक संरचना, प्रोटीन की प्राइमरी स्ट्रक्चर बोलेंगे। और प्रोटीन जब अपनी प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर होती है या प्राथमिक संरचना के अंदर होती है तो वो कैसी होती है, निष्क्रिय होती है, यानी कि वो कोई भी कार्य नहीं कर सकती, ना तो वो किसी संरचना का निर्माण कर सकती है और ना ही वो कोई और कार्य कर सकती है। ठीक है, तो प्रोटीन क्या है, निष्क्रिय है प्राथमिक अवस्था के अंदर। अब उसको द्वितीयक, तृतीयक या चतुर्थक यानी सेकेंडरी, टर्शरी या क्वाटनरी स्ट्रक्चर के अंदर उसको मॉडिफाई करना पड़ता है। और ये मॉडिफिकेशन कैसे होता है, फोल्डिंग के द्वारा, यानी उसको मोड़ना पड़ता है ना, फोल्ड करना पड़ता है प्रोटीन को, और यही क्या कहलाती है, प्रोटीन फोल्डिंग कहलाती है। तो जब प्रोटीन प्राथमिक प्रोटीन की या प्राइमरी प्रोटीन की फोल्डिंग होती है, ठीक है, तो उससे द्वितीयक, तृतीयक व चतुर्थक यानी कि सेकेंडरी, टर्शरी व क्वाटनरी स्ट्रक्चर्स बनती हैं जो जैविक रूप से कैसी होती हैं, सक्रिय होती हैं। इसका मतलब वो कार्य कर सकती हैं, संरचना का निर्माण कर सकती हैं या कोई और कार्य कर सकती हैं। अगर एंजाइम के रूप में कार्य करना है, एंजाइम के रूप में कार्य कर सकती हैं, है ना। तो प्रोटीन फोल्डिंग जो है वो इसीलिए जरूरी है, निष्क्रिय प्रोटीन को सक्रिय प्रोटीन में परिवर्तित करने के लिए प्रोटीन की फोल्डिंग होना बहुत जरूरी है। अब ये जो प्रोटीन फोल्डिंग की प्रक्रिया है ये एक विशेष प्रकार की प्रोटीन के द्वारा संपन्न करवाई जाती है और उसका नाम क्या है अभी, चेप्रोन प्रोटीन। ठीक है, तो इसका नाम आपको ध्यान में रखना है। तो रेखीय जो पॉलीपेप्टाइड होता है वो कैसा होता है, निष्क्रिय होता है जैविक रूप से। ठीक है, तो इसे 3D आकृति या विन्यास में फोल्ड करके जैविक रूप से क्या बनाया जाता है, इसको सक्रिय बनाया जाता है। ठीक है, तो उसकी जो फोल्डिंग है वो 3D शेप के अंदर या 3D आकृति या ओरिएंटेशन या विन्यास के अंदर की जाती है। ठीक है, तो इसको आप लोग डायग्राम से देख सकते हो। तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा रेखीय पॉलीपेप्टाइड है ना, लीनियर पॉलीपेप्टाइड है। ये कैसा है, बायोलॉजिकली इनएक्टिव है, जैविक रूप से कैसा है, निष्क्रिय है। अब इसकी फोल्डिंग करवाई जाती है। फोल्डिंग किसके द्वारा करवाई जाती है, चैपरोन प्रोटीन के द्वारा करवाई जाती है। ठीक है, तो फोल्डिंग से जो रेखीय पॉलीपेप्टाइड था या लीनियर पॉलीपेप्टाइड था वो कैसा हो गया, फोल्डेड पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट हो गया। और ये जो पॉलीपेप्टाइड है वो क्या होगा, जैविक रूप से सक्रिय होगा या बायोलॉजिकली एक्टिव होगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है अभी प्रोटीन फोल्डिंग, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए, अब जब फोल्डिंग होती है ना, जब फोल्डिंग की प्रक्रिया होती है तो उस टाइम पे जो प्रोटीन है वो 4 तरह के संरचना के स्तर दिखाती है। एक तो है प्राथमिक प्रोटीन, है ना, संरचना के कितने स्तर हैं या कितने लेवल्स हैं स्ट्रक्चर के, प्रोटीन की 4 लेवल्स हैं या 4 स्तर हैं। पहला है प्राथमिक या प्राइमरी, इसका मतलब अभी तक फोल्डिंग शुरू नहीं हुई है तो ऐसी प्रोटीन क्या कहलाएगी, प्राथमिक या प्राइमरी प्रोटीन कहलाएगी, या इसको 1 डिग्री भी बोल देते हैं। उसके बाद द्वितीयक, तृतीयक व चतुर्थक। जैसे जैसे प्रोटीन की फोल्डिंग होती जाएगी वैसे वैसे जो इसके स्तर हैं फोल्डिंग के, है ना, या लेवल्स हैं, संरचना के जो लेवल्स हैं स्ट्रक्चर के, वो बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे लास्ट में चतुर्थक या क्वाटनरी स्ट्रक्चर आती है 4 डिग्री। ठीक है, तो 4 स्तर हैं अभी, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक व चतुर्थक, यानी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी व क्वाटनरी, या इसको हम लोग 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री व 4 डिग्री भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसकी प्राथमिक स्ट्रक्चर के बारे में या प्राइमरी स्ट्रक्चर के बारे में। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात करें तो मैंने आपको पहले बता ही दिया है, राइबोसोम पर बनी प्रोटीन जिसमें सभी अमीनो अम्ल रेखीय क्रम में होते हैं।
ठीक है ना, बिना फोल्डिंग के, उसकी फोल्डिंग नहीं होती है, बिल्कुल रेखीय क्रम के अंदर अमीनो अम्ल जो है वो प्रोटीन में उपस्थित होते हैं। ऐसी जो संरचना है प्रोटीन की क्या कहलाएगी, प्राथमिक संरचना कहलाएगी। ठीक है, अब सबसे पहले प्राथमिक संरचना को किसने ज्ञात किया था, तो आपको एक वैज्ञानिक का नाम ध्यान में रखना है, हालांकि स्क्रीन के ऊपर नहीं लिखा हुआ। फ्रेडरिक सेंगर। फ्रेडरिक सेंगर ने क्या किया था अभी 1953 के अंदर सबसे पहले एक प्रोटीन की प्राथमिक संरचना का निर्धारण किया था, एक प्रोटीन की प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है वो डिटरमाइन की थी, और उस प्रोटीन का नाम क्या है, बोवाइन इंसुलिन या बोवीन इंसुलिन भी बोल देते हैं इसको। ठीक है, चलिए, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, इंपॉर्टेंट है। अब ये जो संरचना है, प्राथमिक संरचना जो है, इसको कौन से बंधों के द्वारा या कौन से बॉन्ड्स के द्वारा स्टेबिलिटी प्रोवाइड की जाती है या स्थायित्व प्रदान किया जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है, इसमें केवल पेप्टाइड बंध ही होते हैं, और किसी भी प्रकार का बंध प्राइमरी स्ट्रक्चर या प्राथमिक संरचना में नहीं होता। तो इसका मतलब इसको पेप्टाइड बंधों के द्वारा या पेप्टाइड बॉन्ड्स के द्वारा ही स्टेबिलिटी प्रदान की जाती है। ठीक है, और जैविक रूप से कैसी होती है, ये निष्क्रिय होती है। ठीक है, बायोलॉजिकली कैसी होती है, इनएक्टिव होती है, ये मैंने आपको बता ही दिया है। चलिए, अब इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो ऊपर वाली स्ट्रक्चर में आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल एक लंबी चेन है, इसके अंदर बहुत सारे अमीनो अम्ल जो हैं वो उपस्थित होते हैं। अब इसके बाईं ओर या लेफ्ट साइड, ठीक है, का जो छोर है वो क्या कहलाता है, एन टर्मिनस कहलाता है, और जो दाईं ओर या राइट साइड का टर्मिनस है वो क्या कहलाता है, सी टर्मिनस कहलाता है। ऐसा क्यों है अभी, क्योंकि बाईं ओर या लेफ्ट साइड जो फ्री या स्वतंत्र क्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप होता है वो कौन सा होता है, NH2 होता है, यानी कि अमीनो समूह होता है। तो नाइट्रोजन फ्री है, इसका मतलब इसको क्या बोलेंगे, एन टर्मिनस। और राइट साइड या दाईं ओर बात करें तो कौन सा क्रियात्मक समूह होता है, कार्बोक्सिल समूह, यानी COOH समूह। तो COOH समूह का कार्बन या COOH समूह फ्री है या स्वतंत्र है, तो इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, सी टर्मिनस बोल देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए लीनियर स्ट्रक्चर के अंदर या रेखीय संरचना के अंदर। अब जैसे नीचे की संरचना के अंदर आपको दिख रहा होगा, इसमें 4 अमीनो अम्ल हैं, है ना, A1 पहला, A2 दूसरा है, फिर A3 तीसरा, A4 चौथा अमीनो अम्ल है। और ये अमीनो अम्ल आपस में जुड़े हुए हैं किसके द्वारा, पेप्टाइड बंध के द्वारा। पेप्टाइड बंध के अंदर मैंने आपको बताया था क्या होता है, NHCO होता है ना, ये भी NHCO। तो अब कोई भी एक अमीनो अम्ल को हम लोग पकड़ लें, जैसे मान लीजिए A3 को हमने पकड़ लिया, तो A3 जो अमीनो एसिड है या अमीनो अम्ल है, इसको अगर हम N नंबर देते हैं, N का मतलब यहाँ पे 10 भी हो सकता है, N का मतलब 50 भी हो सकता है, N का मतलब 240 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इस अमीनो अम्ल से पहले वाला जो अमीनो अम्ल है वो क्या कहलाएगा, N-1। ठीक है, मतलब मान लीजिए N का मान 50 है, तो ये कौन सा अमीनो अम्ल हो जाएगा, 49वां अमीनो अम्ल हो जाएगा। उससे पहले N-2, तो 50 माइनस 2 के कौन सा हो जाएगा, 48वां हो जाएगा, 48 अमीनो अम्ल हो जाएगा। और हम लोग बाईं ओर या लेफ्ट साइड जाते हैं तो अमीनो अम्लों की जो संख्या है वो कम होती जाती है या नंबरिंग कम होती जाती है। ठीक है, 50, फिर 49, फिर 48। लेकिन अगर हम दाईं ओर जाएं या राइट साइड की तरफ जाएं तो अमीनो अम्लों की जो संख्या है वो बढ़ती जाती है या नंबरिंग बढ़ती जाती है। N+1, N का मान हमने मान लीजिए 50 माना है, तो N+1 कितना हो जाएगा, 50 + 1 51। ठीक है, उस तरह से 52, 53, इस तरह से आगे बढ़ता जाता है। तो ये नंबरिंग का जो पैटर्न है ये आपको पता होना चाहिए प्राथमिक संरचना से संबंधित। चलिए, उसके बाद बात करते हैं इसकी द्वितीयक संरचना की या सेकेंडरी स्ट्रक्चर की। तो इसमें क्या होता है, अभी जो प्राथमिक संरचना है या प्राइमरी स्ट्रक्चर है उसकी एक बार फोल्डिंग होती है। ठीक है, एक बार क्या हो जाएगी, प्रोटीन जो है वो फोल्ड हो जाएगी, और इस फोल्डिंग से जो बनी हुई संरचना है उसको क्या बोलेंगे, द्वितीयक संरचना या सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ठीक है, अब फोल्डिंग से एक नए प्रकार का बंध जो है ना, नए प्रकार के जो बॉन्ड्स हैं, न्यू टाइप के जो बॉन्ड्स हैं वो इसके अंदर डेवलप हो जाते हैं, और उनको क्या बोलते हैं हम लोग, हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो संरचना बनेगी, द्वितीयक संरचना जो होगी, इसमें पेप्टाइड बंध तो होंगे ही होंगे अमीनो अम्लों के मध्य, उसके साथ साथ हाइड्रोजन बंध और बन जाते हैं। तो इसका मतलब 2 बंधों के द्वारा द्वितीयक संरचना या सेकेंडरी स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो कौन कौन से बंध हो गए ये, एक तो हो गया पेप्टाइड बंध और दूसरा हो गया हाइड्रोजन बंध हो गया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। जैविक रूप से कैसी होती है अभी, ये सक्रिय होती है। ठीक है, अब जो द्वितीयक संरचना है ये 2 प्रकार की हो सकती है अभी फोल्डिंग के आधार पर, यानी कि जो फोल्डिंग है वो किस तरह से हुई है। तो इसमें एक तो है अल्फा हेलिक्स और दूसरी है बीटा शीट, है ना, यहाँ पे बी शीट दिख रहा होगा, बी की बजाय यहाँ पे क्या है, बीटा है। तो अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट 2 प्रकार की है द्वितीयक संरचना। सबसे पहले अल्फा हेलिक्स की बात कर लेते हैं।
तो उसमें होता क्या है अभी, जो पेप्टाइड श्रृंखला है वो राइट हैंडेड विन्यास में सर्पिलाकार वलित हो जाती है, ठीक है, यानी कि दाईं ओर उसका जो विन्यास है वो क्या हो जाएगा, सर्पिलाकार फोल्ड हो जाएगा या वलित हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार बनी हुई संरचना जो है वो क्या कहलाती है, इसको डायग्राम में देखेंगे अपने अल्फा हेलिक्स कहलाती है, ठीक है। इसमें जो संरचना है उसको किसके द्वारा स्थायित्व प्रदान किया जाता है, अभी हाइड्रोजन बंधों के द्वारा स्थायित्व प्रदान किया जाएगा अल्फा हेलिक्स संरचना को। उदाहरण आपको इसमें ध्यान में रखने हैं, जैसे केराटिन है, मायोसिन है, फाइब्रिन है, तो ये ऐसी प्रोटीन्स हैं जो अल्फा हेलिक्स विन्यास के अंदर पाई जाती हैं। तो यहाँ पे देख रहा होगा आपको, ये जो लाइन दिख रही है ना, ये क्या है, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है या पॉलीपेप्टाइड चेन है। तो इस तरह से राइट हैंडेड डायरेक्शन के अंदर या दिशा के अंदर ये फोल्ड हो चुकी है सर्पिलाकार। और ये जो पिंक कलर के या गुलाबी रंग के आपको डैश 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 दिख रहे होंगे, ये किसको प्रदर्शित कर रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स को प्रदर्शित कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो हैं वो इस संरचना को क्या करती है, स्थायित्व प्रदान करती है, ठीक है। उसके बाद दूसरा है भी बीटा शीट। बीटा शीट की बात करें तो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला क्या करेगी भी, इस तरह से फोल्ड होगी कि शीट के समान संरचना बन जाए, ठीक है, शीट नुमा संरचना जो है वो बन जाए। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बीटा शीट बोल देंगे, ठीक है। इसको भी हाइड्रोजन बंधों के द्वारा जो स्थायित्व है वो प्रदान किया जाता है, यानी कि स्टेबिलिटी दी जाती है हाइड्रोजन बॉन्ड्स के द्वारा। इसमें एक ही एग्जांपल आपको ध्यान में रखना है, आरएनएज, राइबोन्यूक्लियेज, ये एंजाइम है एक, ठीक है, जो किसका बना होता है, प्रोटीन का बना हुआ होता है। तो ये इसकी डायग्राम के अंदर आप लोग संरचना देख सकते हो। यहाँ पे आपको 3 चेन्स दिख रही होंगी, पॉलीपेप्टाइड चेन्स दिख रही होंगी, है ना, एक तो ये है, फिर ये दूसरी, फिर ये तीसरी। तो तीनों जो हैं वो एक दूसरे पर समानांतर या पैरेलल फोल्डिंग करती हैं, और पैरेलल फोल्डिंग करने से एक शीट नुमा संरचना बनती है, ठीक है। और ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं इनके बीच में हाइड्रोजन बंध जो है वो उपस्थित होते हैं, ठीक है, जो इसको क्या करते हैं, स्थायित्व प्रदान करते हैं। तो इस संरचना के बारे में आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद तीसरा आता है तृतीयक संरचना या टर्शरी स्ट्रक्चर। तो टर्शरी स्ट्रक्चर की बात करें तो अगर प्राथमिक संरचना या जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो 2 बार फोल्ड हो जाए, है ना, अगर एक बार फोल्ड होती है तो द्वितीयक संरचना या सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन जाएगी, और अगर 2 बार फोल्ड होती है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टर्शरी स्ट्रक्चर या तृतीयक संरचना बोल देते हैं, ठीक है। इसमें पेप्टाइड बंधों के अलावा हाइड्रोजन बंध भी उपस्थित होंगे, और साथ में एक नए प्रकार के बंध और उपस्थित होते हैं जिनको बोलते हैं डाइसल्फाइड बंध। तो इसका मतलब इस संरचना को 3 प्रकार के बंधों के द्वारा या बॉन्ड्स के द्वारा स्टेबिलिटी या स्थायित्व प्रदान किया जाएगा, पेप्टाइड बंध, हाइड्रोजन बंध और डाइसल्फाइड बंध, ठीक है। जैविक रूप से ये कैसी होगी, सक्रिय होगी, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं, जितने भी एंजाइम्स होते हैं, है ना, जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो 3 डिग्री स्ट्रक्चर के अंदर यानी कि प्रोटीन की तृतीयक संरचना में ही उपस्थित होते हैं। एंजाइम्स किसके बने होते हैं, प्रोटीन्स के बने होते हैं। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, तृतीयक संरचना का, एंजाइम्स, ठीक है। और इसके अलावा मायोग्लोबिन जो है वो भी तृतीयक संरचना में उपस्थित होती है। तो इसको डायग्राम से देख सकते हो, इस तरह से कई बार फोल्डिंग हो रही है 2 बार, और सल्फर और सल्फर के बीच में जो बंध है वो क्या कहलाएगा, डाइसल्फाइड बंध कहलाएगा। और ये सल्फर किसका भाग है, पॉलीपेप्टाइड चेन का भाग है। इसका मतलब सल्फर युक्त अमीनो अम्ल यहाँ पे उपस्थित होगा, यहाँ पे भी सल्फर युक्त अमीनो एसिड उपस्थित होगा, और सल्फर के बीच में क्या बन जाएगा, डाइसल्फाइड बंध बन जाएगा। इसके अलावा हाइड्रोजन बॉन्ड्स तो इसमें उपस्थित होते ही हैं। तो ये है अभी संरचना, तृतीयक संरचना प्रोटीन की या टर्शरी स्ट्रक्चर। तो ये आपको ध्यान में रखना है, अभी इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद लास्ट है चतुर्थक संरचना या क्वाटनरी स्ट्रक्चर। तो क्वाटनरी स्ट्रक्चर क्या होती है, अभी मल्टीमेरिक प्रोटीन होती है। इससे पहले वाली जो हमने 3 संरचनाएं पढ़ी हैं वो क्या है, मोनोमेरिक है, यानी कि उसमें सिर्फ एक ही पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला या पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। जबकि चतुर्थक संरचना या क्वाटनरी स्ट्रक्चर के अंदर 2 या 2 से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं उपस्थित होती हैं, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग, मल्टीमेरिक प्रोटीन। इसका मतलब चतुर्थक संरचना या क्वाटनरी स्ट्रक्चर किस में पाई जाती है, मल्टीमेरिक प्रोटीन्स में पाई जाती है, ठीक है। इसमें होता क्या है कि क्या होता है, प्रत्येक जो पॉलीपेप्टाइड है ना, जो पॉलीपेप्टाइड होगा वो अपनी 3 डिग्री स्ट्रक्चर डेवलप करके एक उप इकाई के रूप में कार्य करने लगता है, ठीक है। मतलब जो सब यूनिट होगी मोनोमेरिक, जो उप इकाई होगी वो किस रूप में होगी, अपनी 3 डिग्री स्ट्रक्चर के रूप में होगी,
ठीक है। तो ये उप इकाई होगी। ऐसी ही दो या दो से अधिक जो उप इकाइयाँ हैं या सब यूनिट्स हैं वो आपस में एक साथ पैक हो जाती हैं, फिट या पैक हो जाती हैं, और पैक होकर किसकी संरचना का निर्माण करती हैं? क्वाटनरी स्ट्रक्चर या चतुर्थक संरचना का निर्माण करते हैं। ठीक है। तो इसमें उदाहरण मैंने आपको पहले भी बताए हैं, ये हीमोग्लोबिन के अंदर 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं जो हैं वो उपस्थित होती हैं। तो 4 उप इकाइयाँ या सब यूनिट्स आपस में जुड़ी हुई रहेंगी। रूबिस्को के अंदर 24 उप इकाइयाँ या सब यूनिट्स आपस में जुड़ी हुई रहेंगी। और पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज के अंदर 72 या 72 जो सब यूनिट्स हैं या उप इकाइयाँ हैं वो आपस में जुड़ी हुई रहती हैं। ठीक है। जैसे मैं आपको हीमोग्लोबिन की बात बताऊं तो हीमोग्लोबिन के अंदर 4 उप इकाइयाँ होती हैं, तो दिख रहा होगा आपको। इसमें से 2 जो उप इकाइयाँ हैं वो तो कौन सी होती हैं? अल्फा टाइप की होती हैं, और 2 उप इकाइयाँ कौन सी होती हैं? बीटा टाइप की होती हैं। ठीक है। तो टोटल कितनी होगी? 4 सब यूनिट्स हो गई या 4 उप इकाइयाँ हो गई। ठीक है। तो ये है अभी हीमोग्लोबिन की संरचना। उसी तरह से रूबिस्को में 24 इस तरह की होंगी उप इकाइयाँ, और पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज के अंदर 72 या 72 सब यूनिट्स या उप इकाइयाँ जो हैं वो आपस में जुड़ी हुई रहती हैं। ठीक है। तो ये था अभी अपना आज का लेक्चर।